नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। बच्चों, हमने इससे पहले स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ अध्ययन किया था। आज हम इसकी कुछ और तथ्यों पर, कुछ और घटनाओं पर अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, भारतीय लोगों को शुरुआत से इस बात का नहीं पता था कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ किसी ऊपरी शक्ति से आजादी मिलना नहीं है। स्वतंत्रता को अगर परिभाषित किया जाए तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें हम अपनी मर्जी से सोच सकें। अब सोच सकना ये अपने आप में एक गहन अर्थ लेकर आता है। सोचेंगे कैसे? यदि हमें अनुकूल माहौल मिलेगा, यदि हमें बेहतरीन शिक्षा मिलेगी, यदि हमें सामाजिक स्तर और सामाजिक माहौल अत्यंत अनुकूल और अत्यंत बेहतरीन मिलेगा, यदि हमें समाज के हर पक्ष, देश के, राष्ट्र के और हर विचारधारा के हर पक्ष के बारे में जानने के अवसर मिलेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। तभी हम अपनी विचारधारा या अपने आप में सोच सकते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई ऊपरी शक्ति काम करेगी तब भी नहीं सोच सकेंगे। यदि हमारे ऊपर कुछ ऐसे कानून होंगे जो हमारी अभिव्यक्ति को, हमारी सोच को रोकें या उसको प्रभावित करें, तब भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों के भारत से बाहर चले जाने तक सीमित नहीं थी, एक उत्तरदायी शासन की स्थापना तक भी थी। लेकिन अब हम थोड़ा सा कहानी को पीछे करेंगे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद या उसके पहले भी कुछ सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चेतना और धार्मिक स्तर पर चेतना आई। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे कुछ महानुभव ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने, सामाजिक चेतना जगाने और लोगों को धार्मिक रूप से सजग करने का काम किया। उन्होंने भारत की गौरवमयी संस्कृति का बखान किया, जो कि अब तक लगभग भूली जा चुकी थी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। बच्चों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद के उदय की। सबसे पहले राष्ट्रवाद का, देखिए बच्चों, भारत आज का जैसे भारत नहीं था। भारत में बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे क्षेत्र थे, अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं थी। लेकिन सबसे जो कॉमन समस्या थी या सबसे जो सार्वनिष्ठ समस्या थी, वो थी अंग्रेजों का दमन चक्र। अंग्रेज जो भारतीयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, अंग्रेज जो भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे, उनकी नीतियां भारत को शोषित करने की थी। प्रारंभ में ये मानते थे कि जैसे और सरकारें आई, जैसे कि किसी राजवंश ने किसी क्षेत्र को जीत लिया, जैसे अशोक आया, जैसे महाराणा सांगा आया, जैसे अकबर आया, जैसे मुगल आए, जो भी आए भारत में या किसी क्षेत्र में उन्होंने राज किया, तो उनका तात्पर्य था उस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बढ़ाना और उस क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाएं बनाना। लेकिन अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था। अंग्रेज भारत में राज जरूर कर रहे थे, लेकिन वो भारत के हितों के लिए नहीं, बल्कि अपने देश, अपने ब्रिटेन की उन्नति के लिए वहां पर पैसा भेजा जा रहा था। यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट किया जा रहा था। कैसे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद यानी कि भारतीय यह महसूस करें, भारत जो उस समय में आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा का बड़ा हिस्सा, ये सभी क्षेत्र थे जो भारत थे। यहाँ पर लोग महसूस कर रहे थे कि हम एकजुट होकर रहें। ये था राष्ट्रवाद। अपने इस एकजुटता के लिए, अपने इस सार्वभौम के लिए, अपने इस स्वतंत्रता के लिए लड़े, ये थी एकजुटता। और इसी का उदाहरण आगे देखने को मिला। अभी क्यों हुआ ये राष्ट्रवाद, क्यों हुआ? तो सबसे पहले इसका कारण था शोषण। देखिए, अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, उनकी नीतियां कुछ शोषण पूर्व थी, जो भारतीयों का दमन और शोषण कर रही थी। यहाँ के संसाधनों का, यहाँ के लोगों का हर प्रकार से शोषण किया जा रहा था। वो गांव जो इससे पहले आत्मनिर्भर हुआ करते थे, भारतीय गांव जिनकी दुहाई हर जगह दी जाती थी, अब वो आत्मनिर्भरता से परे हो गई। जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाने लगा। अंग्रेजों की औद्योगिक क्रांति की वजह से यहाँ के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। अंग्रेजों ने भारत को एक बाजार की तरह इस्तेमाल किया और यहाँ के जो उद्योग धंधे थे उनको केवल कच्चे माल को तैयार करने के लिए रख लिया। यहाँ का पूरा कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा। इंग्लैंड से पका हुआ माल या जो माल था वो भारत आने लगा। यहाँ पर खाद्यान्नों के अलावा कुछ व्यावसायिक फसलें जैसे कपास,
रुई जिसे अपने कहते हैं, जूट, नील, इस प्रकार की व्यावसायिक फसलें जो कि अंग्रेजों के उद्योगों में काम आने वाली थी ब्रिटेन में, वो उगाई जाने लगी, जबरदस्ती उगाई जाने लगी और उनको इंग्लैंड भेजा जाने लगा। यानी कि भारतीय जो उद्योग तंत्र था एकदम नष्ट हो गया। इसके अलावा जो अंग्रेज थे उन्होंने पैसा कहाँ लगाया भारत में? कहीं पर भी नहीं, ना चिकित्सा पर, ना शिक्षा पर, बल्कि लगाया तो अपने स्वार्थों के लिए रेलवे पर, डाक सेवा पर, संचार पर, इन पर, ताकि अंग्रेजों का कोऑर्डिनेशन परस्पर बेहतर हो सके, ताकि वो रेलों के द्वारा भारत के संसाधनों को निचोड़कर तटों तक ले जा सकें और उन तटों से, उन बंदरगाहों से सामान बड़े बड़े जहाजों में लादकर इंग्लैंड ले जाया जा सके। भारत को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ने वाले थे अंग्रेज। अब दूसरी बात, प्रशासनिक एकीकरण। अब ऐसा नहीं था इस बारे में ये लूट रहे हैं किसको पता ना चले, बहुत से भारतीयों को, बुद्धिजीवियों को इसके बारे में पता चला, लेकिन कर क्या सकते थे? सीधे रूप पर कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जो पूरी की पूरी सत्ता है, पावर है, सेना है, हर कुछ अंग्रेजों के अधिकार में है। तो फिर भी उन्होंने अपनी आवाजें उठानी शुरू की, लोगों को एक साथ लाना शुरू किया। जो संचार के साधन थे जो अंग्रेजों ने विकसित किए थे, इनका इस्तेमाल उन्होंने लोगों में जागृति पैदा करने में, अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने में, अंग्रेजों के जो कुरीतियां हैं उनके कुशासन के बारे में लोगों को अवगत कराने में इनका इस्तेमाल किया। और प्रेस प्रेस जो प्रिंटिंग प्रेस थी बच्चों, आज के समय में वही भूमिका जो आप किसी फेसबुक के पेज के द्वारा, किसी यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के चैनल के द्वारा, किसी टेलीग्राम के पेज चैनल के द्वारा, या किसी व्हाट्सएप के ग्रुप के द्वारा अपने विचारों को या किसी तथ्य को लोगों तक फैलाने में जो उसकी भूमिका का इस्तेमाल कर रहे हो, वही भूमिका का इस्तेमाल उस समय साहित्य यानी कि जो किताबें या बेहतरीन समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इनको छापकर लोगों तक पहुंचाने में करते थे। भारतीय प्रेस अंग्रेजों के काले कारनामे, उनकी कुरीतियां और उनके बुरे व्यवहार और उनके जो गलत इरादे हैं उनके बारे में जाननी करवाते थे, या जो बड़े लेखक हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो अपने कलम के जरिए जो आम लोगों को उन सभी घटनाओं के बारे में जानकार कराते थे। इसमें बहुत से लोग थे जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, तिलक, बहुत से चिपलूणकर साहित्यकार हुए जिन्होंने अपने अपने स्थानीय मराठी, बंगाली, हिंदी, हर तरह की भाषा में रचनाएं की। इसके अलावा बच्चों कुछ सामाजिक सुधारक भी थे, दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, और बहुत सारे जैसे राजा राम मोहन राय, पंडित विद्याशंकर जी, इस तरह के अनेक लोग हुए जिन्होंने सामाजिक स्तर को भी सुधारने की कोशिश की। कुप्रथाएं थी, प्रथा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, इस तरह की कन्यावाद, इस तरह की प्रथाओं को खत्म करने का पूरा प्रयास किया। जातीय भेदभाव था, जातीय भेदभाव भारत के स्तर पर तो था ही, ऊंची नीची जातों में भेदभाव था, उसको तो खत्म किया, बल्कि जो अंग्रेज भारतीयों के साथ नस्ल भेद करते थे, अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, अंग्रेज उस डिब्बे में यात्रा नहीं करते थे या भारतीयों को करने नहीं देते थे जिसमें वो स्वयं यात्रा कर रहे थे। अंग्रेजों के क्लबों, होटलों में भारतीयों का प्रवेश प्रतिबंधित था। इस तरह के काले कारनामे या इस तरह का भेदभाव जिसका उजागर भारतीय बुद्धिजीवियों ने अपने लोगों के पास किया। अगली बात, जो भारतीय लोग थे उन्होंने अंग्रेजों की शिक्षा, उनकी पश्चिमी शिक्षा को समझा, उसके बाद वहां पर जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, वहां पर जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उसके बारे में समझा और अपने लोगों को अवगत कराया कि भाई ये कोई खुदा नहीं है, हमारे जैसे ये हैं, या हमसे भी पिछड़ी हुई संस्कृति से ये आए हैं। एक बात थी बच्चों, इसके बाद एक आई थी लॉर्ड लिटन की रीति। उसमें बच्चों क्या था कि जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उसको भारत की भी रानी माना जाने लगा, और उसने क्या किया कि जो इस तरह के लोग जागृति फैला रहे थे प्रेस के माध्यम से, तो लॉर्ड लिटन ने उन सभी को प्रतिबंधित करने की कोशिश की, भारतीयों की आवाज दबाने की कोशिश की। भारतीय समझ गए कि अगर आवाज दबाई जा रही है तो बिल्कुल ये नहीं चाहते यहाँ से जाना, ये चाहते हैं भारत को और लूटें। उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद, जिसमें इस तरह की बातें सामने आई कि जो यूरोप के लोग हैं, ठीक है ना, वो कभी भी भारतीयों को दंडित कर सकते हैं, या उनके पास असीमित कुछ जो कि पावर होंगी, ठीक है ना,
और ऐसे ही एक बिल पास होने लगा कि जो भारतीय लोग हैं वो भी यूरोपीय लोगों को दंड दे सकते हैं जो भारतीय मजिस्ट्रेट हैं। लेकिन ये बिल यूरोप में पास नहीं हुआ। इससे क्या मतलब निकला कि यूरोप के लोग सिर्फ भारतीयों को दंडित करना जानते हैं, खुद दंड लेना नहीं जानते। उसके अलावा बच्चों बहुत सी सभाएं थी जो, देखो अब अंग्रेजों को हराना है तो सीधा तो सरकार उनकी बनने वाली नहीं है। छोटी छोटी सभाएं बनाई, जैसे आजाद हिंद फौज थी, है ना, अपने बात की। उसके अलावा इंडियन एसोसिएशन, पूना सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, प्रेसिडेंटी काउंसिल, राष्ट्रीय जन चेतना सभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आज हम INC या कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इनके अध्यक्ष रह चुके हैं। इस तरह की कुछ सभाएं बनी। तो अपने बात करेंगे कि 1885 में क्या स्थिति थी। देखो बच्चों, जो आज की कांग्रेस है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष थे। लेकिन स्थापना इसकी सीधी नहीं हुई। कुछ बुद्धिजीवियों ने महसूस किया कि भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए कुछ विशेष तरह की सभाओं की आवश्यकता है। तो छोटी छोटी सभाएं आयोजित की जाने लगी। जैसे कि 19वीं शताब्दी में कुछ व्यापारी थे, जिम्मेदार थे, इन्होंने कुछ सभाएं की, या इन्होंने कुछ मीटिंग्स या ऐसे कुछ काउंसिल्स बनाए जो अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध कुछ विचार करें, जिसमें बैठकर इस तरह की कुछ काउंसिल्स बनाई थी। अब देखो, अंग्रेजों ने कोई कानून लाए, गलत कानून ले आए, या उनकी कुछ नीति गलत है, या कोई अंग्रेज अफसर गलत व्यवहार कर रहा है, तो क्या उसने व्यवहार गलत किया या हमको लगा है, उस पर बैठकर चर्चा करेंगे, उसके कानूनी पहलुओं को देखेंगे, विवाद करेंगे, उस पर टिप्पणियां करेंगे, डिबेट करेंगे, है ना। तो बच्चों, इस सभी के लिए क्या चाहिए? एक सभा चाहिए जिसमें कुछ लोग एकत्रित हो जाएं। तो इस तरह की सभा, काउंसिल्स या इस तरह की कमेटियां, समितियां बनने लगी। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें अस्तित्व में आई लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसमें बच्चों जमींदार थे जो, वो एक साथ आ गए। 1838 के साल में ये कमेटी बनी थी। इसका काम था कि जो जमींदारों का शोषण हो रहा था, अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था, उसको पहचाने या उसको उन्मूलन के लिए प्रयास करें। इसमें कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, द्वारकानाथ ठाकुर, इस तरह के लोग थे। तो इसके बाद बच्चों क्या था कि बंगाल में ब्रिटिश इंडिया की सोसाइटी भी हुई। इसमें बच्चों जो लैंड होल्डर्स थे और मध्यम वर्गीय लोग थे वो इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद बच्चों ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1851 में स्थापना हुई। राधाकांत देव और सचिव थे इसके देवेंद्र ठाकुर। ये भी जो जमींदार थे उस समय के, उनका एक संगठन था। इस तरह से जो बच्चों यही जो समिति थी ये थोड़ी और बड़ी होती गई और इस समिति में बच्चों कुछ विधानसभाओं को भी शामिल किया गया। विधानसभाएं जो अपने आप में विधान यानी कि कानूनों का निर्माण करेंगी। ये विधानसभाएं वैसी नहीं थी जैसी आज की हमारी राजस्थान, पंजाब में, मध्य प्रदेश की विधानसभाएं हैं। ये कुछ अपने आप में ही अपने चुने हुए लोगों की या अपने कुछ प्रतिनिधियों की विधानसभाएं थी, कुछ बुद्धिजीवी लोगों द्वारा बनाई गई विधानसभाएं थी। तो बच्चों इसमें जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे व्योम चंद्र बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त जो बाद में बने थे, और मोहन घोष, ठीक है ना, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले भारतीय बैरिस्टर थे। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आया 1 दिसंबर 1866 में। दादा भाई नौरोजी इसके जो संस्थापक बने। इसका मेन कारण था कि भारतीय लोगों की भलाई की जाए। इंग्लैंड में बना था, उनको अपने अधिकारों के बारे में, अपने जो शोषण के बारे में पता लगे और उसके उन्मूलन के लिए प्रयास भी किए जा सके। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया की बात बताई कि किस तरह से भारत एक सोने की चिड़िया था और किस तरह से अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने आकर यहाँ के संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया और यहाँ के धन को बाहर ले गए। इस तरह की बातें उन्होंने भारतीय लोगों को बताना प्रारंभ किया। पूना सार्वजनिक सभा 2 अप्रैल 1870 के साल में ये सभा बनी थी। इसमें जो वासुदेव जोशी थे उसके पहले सचिव थे। इसके बाद बच्चों महादेव गोविंद रानाडे थे, SS साठे, HS चिपलूनकर, इस तरह के लोग थे जिन्होंने बेहतरीन काम किए। इसके बाद इंडियन लीग बनी 25 सितंबर 1875 के साल में। शशि कुमार घोष इसके संपादक थे। इसमें कुछ पत्र पत्रिकाएं निकाली गई। बच्चों उस समय में पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रों का इतना महत्वपूर्ण रोल था क्योंकि वो ही उस समय में व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया सब कुछ वही थे। महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभानी प्रारंभ की। अब इसके बाद बच्चों क्या था कि उस समय में जो ICS जो था ना,
इंडियन सिविल सर्विस, है ना, जैसे आज का आईएएस है, इसमें आईपीएस चुने जाते हैं। तो बच्चों ये जो था ना, इसमें आज के समय न्यूनतम उम्र है 21 साल, अधिकतम उम्र है 31 साल, 30 साल, इस तरह से। लेकिन उस समय में अधिकतम उम्र थी पहले 21 वर्ष, बाद में हो गई 19 वर्ष अधिकतम। और इसकी परीक्षा कहां पर होगी? इंग्लैंड में। तो बच्चों अगर किसी भारतीय ने बनना है तो कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। तो इसके लिए आंदोलन हुए कि एक तो इसकी उम्र बढ़ाइए, दूसरा इस परीक्षा का आयोजन भारत में भी करवाइए ताकि भारतीय लोगों को भी बेहतरीन अवसर मिल सके। ठीक है। इसके लिए बच्चों कई कॉन्फ्रेंस भी हुए। इसके लिए कांग्रेस ने भी अपने किए। इसमें सबसे बाद में जो संस्था आई वो थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। बच्चों एओयू जो थे इसके प्रारंभिक संस्थापकों में से थे, जो इससे पहले जितने भी लोग थे ना वो इसमें हिस्सा लिया था। तो चलो बात कर लेते हैं कांग्रेस की और उसकी स्थापना की। तो कांग्रेस बच्चों नाम है अमेरिका से लिया गया, ठीक है ना। इससे पहले बच्चों इस संस्था का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, इंडियन नेशनल यूनियन। ओके बच्चों, बाद में इसका नाम नेशनल कांग्रेस हुआ था। तो बच्चों एओयू थे जो 1 मार्च 1883 में कलकत्ता के जो विश्वविद्यालय के जो स्नातक थे उनको एक पत्र लिखा, क्योंकि जो विश्वविद्यालय में जो स्नातक कर रहे हैं यानी कि डिग्री कर रहे हैं, बीए बीएससी ना, इस तरह की चीजें, तो उनको कहा कि भाई आप बुद्धिजीवी आप आओ, देश हित के लिए कुछ सभाएं बनाएंगे, इसमें बैठकर विवाद करेंगे, वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, ताकि बेहतरीन निष्कर्षों पर उतरा जा सके। तो बच्चों वो आए, ठीक है ना। उसके बाद मई 1885 में जो एओ ह्यूम थे, इन्होंने वायसराय समय के डफरिन उनसे मुलाकात की कि हम भारतीयों की कुछ मांगे या भारतीयों और ब्रिटिश लोगों के बीच तालमेल बिठाने के लिए सभा गठित करना चाहते हैं, कमेटी बनाना चाहते हैं, इस नाम से, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से। तो ठीक है, उन्होंने भी इसके लिए स्वीकृति दे दी। अब कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ उदारवादी लोग भी इनके साथ मिल गए और अंत में दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। अब स्थापना हुई तो निर्धारित किया गया कि हर साल इसका एक अधिवेशन बुलाया जाएगा, राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें देश भर के लोग एकत्रित होंगे, तारीख निर्धारित करेंगे, स्थान निर्धारित करेंगे, और हर बार इसका कोई नया अध्यक्ष बनेगा जो इसकी अध्यक्षता करेगा, जो बोलेगा तू बोल तू बोल तू बोल। जैसे आपने देखा ना, लोकसभा अध्यक्ष वो हर किसी की बारी निर्धारित करता है, लोकसभा पर नियंत्रण रखता है, उसके समय आदि के बारे में बताता है, स्थान के बारे में बताता है। ये सभी काम कांग्रेस का अध्यक्ष करने वाला था। पहला अध्यक्ष एओ ह्यूम, दिसंबर 1885। इसके पश्चात बच्चों इसका नाम बदल दिया गया और रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस जिसका मतलब था लोगों का समूह। शुरुआत में 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। मुंबई, मद्रास, बंगाल, प्रेसिडेंसी, पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रदेश, अवध, इन सभी लोगों क्षेत्रों से प्रतिनिधि आए थे जिन्होंने इसमें भाग लिया। अब इसके उद्देश्य थे, जो मुख्य उद्देश्य है वो थे भारतीय और पश्चिमी देश थे उनके बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन को कायम करना। दूसरा, जो भारतीय लोग हैं उनमें परस्पर प्रेम, जातीय धारणाओं से मुक्त होकर परस्पर प्रेम, आपस में सौहार्द विकसित करना, और जो अपने अधिकार है उनके बारे में जानना, उन पर राजनीतिक स्तर पर डिबेट करना, और उन्नत नीतियों के बारे में भारतीय सरकार को अवगत कराना, भारतीय लोगों की दुविधाओं के बारे में अवगत करवाना। और अवगत कैसे करवाएंगे? पहले उस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में समस्या क्या है और उसके संभावित निदान या उपचार क्या हो सकते हैं। तो इस तरह की बात उठी। सबसे पहले बच्चों वो कांग्रेस की मांगे थी रॉयल कमीशन, ठीक है ना, और जो ये विधान काउंसिल है इसमें ज्यादा लोगों का चुने जाना, ताकि ज्यादा लोग चुने जाएंगे, भारतीय लोगों का अधिक प्रतिनिधित्व होगा, है ना, इस तरह की बातें। और ये सिविल सेवा परीक्षा जो ब्रिटेन में हो रही थी भारत में हो, इसकी अधिकतम आयु कम हो, इस तरह की बातें। तो ये सब होता गया। अब बच्चों ह्यूम थे जो वो भारतीय वर्ग में, एक शिक्षित वर्ग में असंतोष आ रहा था कि उनको लग रहा था कि हमारा शोषण हो रहा है, तो उन्होंने इसमें एक सेफ्टी वॉल का काम भी किया। 1887 कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, अध्यक्षता की इसकी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे जो इसके अध्यक्ष बने थे। बच्चों
इससे पहले जो मुस्लिम और हिंदुओं में फर्क आ गया था वो अब कम होने लगा था, ठीक है ना। हालांकि इस समय तक इतना मतभेद हिंदू मुसलमानों में नहीं था, अभी आगे आएगा, क्या आएगा बताएंगे। तो इस तरह की बच्चों बातें होने लगी। इसके बाद 1885 से लेकर 1907 की साल की बात करेंगे बच्चों। एक बात और है, इसके अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष केवल हिंदू और मुसलमान ही नहीं बने, कुछ यूरोपीय लोग ही थे जो इसके अध्यक्ष बने। जैसे कि जो सबसे पहले इनके अध्यक्ष बने थे जो यूरोप के, वो थे जॉर्ज मूल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों इनका बेहतरीन समय आना शुरू हो गया था। अब बच्चों अपने बात करेंगे 1885 ईस्वी से लेकर 1907 तक की जो कुछ समय की। तो सबसे पहले उदारवादी युग। उदारवादी युग का तात्पर्य है बच्चों कि जो सभी को बेहतरीन माने, ठीक है ना। देखिए इससे पहले ना सीधा जो लोग थे वो अंग्रेजों से लोहा नहीं दे रहे थे, कि लड़ाइयां नहीं हो रही थी अंग्रेजों से, वो सीधा कह रहे थे कि बच्चों बातचीत करें अंग्रेजों से। अंग्रेजों को सरकार मानते थे, जैसे ना हम भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, ऐसे ही अंग्रेज को सरकार मानते थे वो। जैसे कि उससे पहले अकबर सरकार थी, बाबर के समय सरकार थी, सांगा के समय सरकार थी, लोधी के समय सरकार थी, खिलजी के समय सरकार थी, वैसे ही सरकार माना जाता था ब्रिटेन के लोगों को। तो उनसे अपेक्षा करते थे कि वो भारतीय हितों की रक्षा करेंगे। अब भारतीयों को क्या दिक्कतें हैं वो बताएंगी कांग्रेस और इस तरह की समितियां। ठीक है बच्चों, तो 1885 से अगर 1905 का समय की बात करें तो ये था उदारवादी युग। 1905 ही क्यों और 1885 तो था कांग्रेस, आईएनसी। अब 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो भारतीय बंटवारे में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में है। क्या था बंगाल विभाजन, जानेंगे। पहले 1885 से शुरू करेंगे कि देखिए ये ना इस समय में काफी सुधार हुआ, क्योंकि इस समय जो भारतीय लोग थे वो संगठित होने लगे, एक साथ आने लगे, अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे, ठीक है ना। कुछ लोग थे जो भारत की जो ब्रिटिश रूल था उसी से ऐसी अपेक्षा कर रहे थे कि वो भारतीयों को न्याय संगत रूप से मान्यता देगा। भारतीयों जो भारतीय थे वो अभी भी इंग्लैंड के प्रति उत्तरदायी थे। भारतीय जो जो अधिकारी थे इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी थे, ठीक है ना। तो बच्चों कांग्रेस ने इस समय में ना सरकार का कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उनको साथ लेकर चले, ठीक है ना, उनकी सपोर्ट की, अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को उनके सामने लगा। बहुत लोग थे उस समय उदारवादी, जैसे दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा। कुछ मुसलमान भी थे जो उस समय में इसमें थे, बहुत से मुसलमान थे, ठीक है ना, जैसे फिरोज शाह मेहता, नाम बताया आपको। तो इस तरह से काम चल रहा था। 1892 में एक ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम पारित किया, यानी कि अधिनियम था कि एक तरह से नया संविधान बना दिया, ठीक है ना। 1892 का अधिनियम कहते हैं इसको।